नमस्कार दोस्तों। जिस इंसान ने अपनी पत्नी की हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया हो, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो कर्ज में डूबता गया हो, उस आदमी को ये अंदाजा भी नहीं था कि वो एक दिन उसकी पत्नी उसकी ही जिंदगी को जहन्नुम बना देगी और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कहानी एक ऐसे धोखे और एक ऐसी साजिश की है जो पूरे इलाके को हिलाकर रख देती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत कई साल पहले ही हो चुकी थी। एक लड़की थी सीमा, जो अपने माँ बाप की सबसे बड़ी संतान थी। घर वाले उसे बेहद प्यार करते थे। सीमा की हर छोटी बड़ी जरूरतों को घर में जल्दी ही पूरा कर दिया जाता था। सीमा के माता पिता सीमा पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करते थे। सीमा हमेशा ही घर से बाहर पढ़ने के बहाने से जाया करती थी और उसके बाद सीमा के जिद पर उसके माता पिता ने उसका एडमिशन दूर के एक इंटर कॉलेज में भी करवा दिया और अब सीमा अपने पढ़ाई लिखाई के बहाने उससे भी आगे भिलवाड़ा शहर में घूमने जाया करती थी और उसके साथ कभी कोई और लड़का तो कभी कोई और लड़का हुआ करता था। वो हमेशा लड़कों को ऐसे बदलती थी जैसे कोई कपड़ा बदलते हैं। अलग अलग लड़कों के साथ घूमना फिरना, फिल्म देखना और फिर एंजॉय करना, ये सब कुछ अब उसका रोज का काम बन गया था। यहाँ माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वो सीमा से पूछा जाता कि आखिर इतनी देर क्यों लगा दी तुमने, और तब सीमा उन्हें कहती है कि आज एक्स्ट्रा क्लासेस थे, इसी वजह से देर हो गई। और ऐसे ही सीमा अपने घर वालों को हमेशा बेवकूफ बनाकर पूरे दिन के दिन लड़कों के साथ इधर उधर घुमा करती थी। लेकिन सीमा की ये सारी हरकतें धीरे धीरे गांव में भी सभी को पता चलने लगता है। कई गांव के लोग उसे अलग अलग लड़कों के साथ घूमते फिरते देख लेते हैं और फिर सीमा के माता पिता तक भी ये सारी बातें पहुंच ही जाती है कि सीमा बिगड़ चुकी है और अपने माँ बाप की नाक कटवा रही है। उसके कई लड़कों के साथ उसके गलत संबंध है। वो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती है बल्कि मजे करने के लिए कॉलेज जाती है। और फिर क्या था, सीमा के माँ बाप दोनों मिलकर ये फैसला कर लेते हैं कि अब जल्द से ही जल्द वो सीमा की शादी करवा देंगे ताकि और भी ज्यादा बदनामी से बचा जा सके। और फिर जल्द ही पास के एक गांव में रहने वाला एक लड़का राघव से सीमा का विवाह करा दिया जाता है। राघव एक बहुत ही सुलझा हुआ और एक मेहनती लड़का था। वो सीमा को खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश करता था। समय बीतता गया लेकिन सीमा के नखरे और भी ज्यादा बढ़ते गए। हमेशा ही वो अपने पति राघव को टॉर्चर किया करती और कहती है कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, एकदम निठल्ले हो, तुम तो इतने गरीब निकले, तुम जैसे के पास कोई औरत क्या टिक पाएगी, मुझे तो घर में पड़े पड़े बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और तब सीमा अपने पति राघव से कहती है कि मुझे पूरे दिन अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, तुम मुझे एक फोन ला करके तो दे दो, कम से कम मेरे पास फोन रहेगा तो मैं अपना दिल बहला लूंगी। और सीमा ये भी कहती है कि देखो तो मोहल्ले में सारी औरतों के पास, सभी के पास उनका अपना पर्सनल मोबाइल फोन है, लेकिन मेरे पास नहीं है। राघव सीमा को समझाता है लेकिन सीमा जिद करती है और तब मजबूरन राघव कुछ पैसे अपने दोस्तों से उधार लेकर एक बड़ा स्मार्टफोन लाकर सीमा को दे देता है। सीमा फोन दर खो जाती और लगभग सारा दिन फोन पर ही गुजारने लगती है। पूरा दिन बस थोड़ा बहुत घर का काम निपटा कर वो पूरे दिन फेसबुक चलाना, इंस्टाग्राम पर रील चलाना और बस ये सब सीमा पूरे दिन करती रहती है। सीमा को तो अंदाजा भी नहीं था कि ये सोशल मीडिया अब उसके लिए बर्बादी का कारण बन जाएगा। और फिर कुछ ही दिनों के बाद सीमा को फेसबुक पर एक अनजान व्यक्ति का मैसेज आता है। उसका नाम सुरेश होता है। सुरेश और सीमा की अब फोन पर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट जैसी चैटिंग शुरू हो जाती है और फिर बातें आगे बढ़ती है, उनकी बातें होने लगती है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से घंटों बातें फोन पर किया करते थे। कभी वीडियो कॉल कर लेते तो कभी मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख देख कर लेटे हुए बातें करने लगते और दोनों अब अपने बारे में एक दूसरे को सब कुछ बता चुके थे। कुछ ही दिनों बाद इन दोनों की इतनी ज्यादा और इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। सुरेश पास के ही एक गांव का रहने वाला था और तब सीमा उसे बताती है कि मेरे पति शाम को काम से लौट आते हैं लेकिन मैं पूरे दिन अकेली रहती हूँ। और तब सुरेश कहता है कि तो ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हारे पति के घर के जाने के बाद मैं तुम्हारे घर पर पहुंच जाऊंगा, तुम तैयार रहना और फिर हम दोनों घूमने चलेंगे। और दोस्तों, सुरेश ऐसा ही करता है।
सीमा अपने पति के घर से जाने के बाद तैयार होकर बैठ जाती है और सुरेश आता है, बाइक पर बिठाकर सीमा को लेकर जाता है और फिर वो दोनों होटल में जाते हैं समय बिताने के लिए। और इसी तरह ये सिलसिला लगभग रोज का हो जाता है। इतना ही नहीं, सीमा के और भी कई पुराने दोस्त होते हैं जो इस बीच उसकी जान पहचान उनसे बढ़ जाती है और फिर वो उन लोगों के साथ भी अपना रिश्ता कायम करने लगती है। और इस बात की भनक सीमा के पति राघव को तो बिल्कुल भी नहीं होती। उसके नाक के नीचे उसकी पत्नी रोज रोज किसी गैर मर्दों के साथ घूमती है, फिरती है, होटल में जाती है और नाजायज रिश्ता कायम करती है। और तो और सीमा को बहुत मजा आने लगा था। उसे लगता है कि उसके वो पुराने दिन जो कि शादी से पहले थे, अलग अलग लड़कों के साथ मिलना जुलना, उनसे रिश्ता कायम करना, ये सब कुछ अब उसकी जिंदगी में वापस लौट आया था और अब तो उसके दिन अच्छे से गुजरने लगे थे। लेकिन लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, ज्यादा दिन तक ये सब कुछ छुप नहीं सकता। एक दिन सीमा का पति राघव अपने काम से जल्दी ही घर वापस लौट आता है। वापस लौटते ही जब सीमा घर पर नहीं होती और तब सीमा के फोन पर वो बात करता है। सीमा बताती है कि आज उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और इसीलिए वो एक डॉक्टर को दिखाने आई हुई है। और फिर सीमा फोन काट देती है। वहीं राघव को लगता है कि सीमा बेचारी बीमार है, क्यों ना मैं भी डॉक्टर के पास जाकर सीमा को सहारा दे दूं, उसे घर वापस ले आऊं। और तभी राघव जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचता है, वहां सीमा का कोई अता पता नहीं होता। और तभी जान पहचान वाला एक व्यक्ति राघव को इस तरह से परेशान देख कर के बताता है कि मैं आज आपकी पत्नी को एक लड़के के साथ बाइक पर जाते हुए देखा था। और वो ये भी बताता है कि मुझे तो यही लग रहा था कि आपकी पत्नी कोई नौकरी वोकरी करती है, इसीलिए रोज वो समय से चली जाती है। और तब राघव का दिमाग ये सुनकर हिल जाता है। राघव को परेशान देखकर वो व्यक्ति पास के ही एक होटल की तरफ इशारा करता है और कहता है कि शायद आपकी पत्नी वही काम करती है। और तभी राघव तुरंत ही उस होटल में जाता है, पूछताछ करता है। जगह काफी छोटी थी, इसीलिए पता चल जाता है कि एक औरत और एक आदमी इस होटल के कमरे में है। और तभी होटल का दरवाजा खुलता है। सामने जो राघव देखता है ना, तो उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। उसके सामने उसकी पत्नी और वो आदमी सुरेश दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। राघव का गला भर जाता है। वो सिर्फ इतना ही कह पाता है कि सीमा, ये सब कुछ क्या है। और तभी सीमा और राघव के बीच बहुत बड़ी बहस छिड़ जाती है। और फिर राघव कुछ सोच समझकर सीमा से कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, तुम तैयार हो जाओ। और राघव कहता है कि सीमा, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। और फिर सीमा राघव के साथ चुपचाप घर वापस लौट आती है। और अगले ही दिन सीमा फिर से अपने दोस्त सुरेश को फोन करती है और कहती है कि मैं अपने घर में कैद नहीं रहना चाहती, मुझे उड़ना है। उस दिन बीतने के बाद अपने पति राघव से कहती है कि तुम्हें ये जगह छोड़कर कहीं दूर हिमाचल में शिफ्ट हो जाना चाहिए। हम दोनों वहां मिलकर काम करेंगे और फिर तुम अपना और हमारा और फिर हम दोनों अपना नया जीवन शुरू करेंगे। सीमा राघव सीमा की बातों में आ जाता है और वो सोचता है कि ठीक ही तो कह रही है सीमा, क्योंकि सीमा की यहाँ बहुत बदनामी हो चुकी है। अगर हम दोनों किसी दूसरे शहर जाएंगे ना, तो वहां सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर राघव सीमा के साथ हिमाचल पहुंच जाता है। हिमाचल में कुछ दिन के बाद सीमा और राघव दोनों पति पत्नी एक साथ रहते हैं। और फिर अचानक सीमा वहां से वापस राजस्थान भिलवाड़ा में आ जाती है। राघव के माता पिता सीमा से सवाल करते हैं कि राघव कहाँ रह गया। सीमा बताती है कि मैं वापस आ गई हूँ, राघव वहीं रहकर काम करेंगे। और इस बात को सुनकर राघव के घर वालों को यकीन नहीं होता, क्योंकि सीमा की हरकतों से वो अच्छी तरह से वाकिफ है। और इसीलिए वो तुरंत ही पुलिस में कंप्लेंट दायर करते हैं कि राघव का कोई अता पता नहीं चल रहा है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है, जांच शुरू हो जाती है। पुलिस ने सीमा से भी पूछताछ शुरू कर दी है और बार बार सीमा अलग अलग बयान बदलती रहती है। लेकिन दोस्तों, तकनीकी साक्ष्य और कॉल डिटेलिंग से लगातार पूछताछ के बाद सीमा का सारा झूठ पकड़ा जाता है। और फिर सीमा ने जो बताया उसे सुनकर पूरे जांच अधिकारी भी कांप उठते हैं। सीमा ने ये कबूल किया कि मेरे कहने पर ही मेरे दोस्तों ने मिलकर मेरे पति को मौत के घाट उतार दिया है।
क्योंकि मेरे पति ने मेरे दोस्तों से मिलना जुलना और उनके साथ घूमना फिरना ये सब कुछ उन्हें पसंद नहीं था। वो मुझे बार बार रोकने की कोशिश कर रहे थे। और फिर 24 अप्रैल 2026 को पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर उस जगह पहुंच जाती है जहां पर शव बरामद होता है। और उसके बाद सुरेश और उसके 3 साथियों को वहीं गिरफ्तार कर लिया जाता है। सभी के खिलाफ हत्या और साजिश रचने जैसे गंभीर धाराओं का मामला दर्ज कर दिया जाता है। उन्हें जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी के निजी जीवन पर टिप्पणी करना नहीं, बल्कि ये याद दिलाना है कि मर्यादाएं भी बहुत जरूरी हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सोचने को मजबूर कर रही है तो आप भी हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और आप हमें ये भी बताएं कि आप हमारा ये वीडियो किस शहर किस गांव से देख रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग मामलों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।